Welcome students, class 12th chemistry. Today we are going to start the part 2 biomolecules unit 14 and topic for day are proteins, nucleic acids and vitamins. Proteins क्या है proteins? These are most important nitrogenous molecules of biological importance and these are fundamental basis for structure and function of life. हमारी लाइफ के लिए हमारे जो उसके स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट्स हैं और बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। चीफ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है? मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा। तो वर्ड प्रोटीन है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोट्यूज, जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस के कंपाउंड्स। दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इनकी जो बेसिक यूनिट्स हैं वो है अल्फा अमीनो एसिड, जिसका मीनिंग है कि सेम कार्बन पर COOH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, या हम ये कहते हैं कि अल्फा अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अल्फा अमीनो एसिड नाम अमीनो एसिड मीन्स एक अमीनो ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सेम मॉलिक्यूल में। टोटल 20 अल्फा अमीनो एसिड्स अब तक हमारे सामने हैं और ये एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो उस लिंकेज को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये आपको याद रखना, पेप्टाइड लिंकेज क्या है? ये पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज CONH लिंकेज है। CONH जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अल्फा अमीनो एसिड और NH2 ग्रुप दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के बीच में वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन से बनता है। जैसे आपको देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, एक अमीनो एसिड जिसका कि COH ग्रुप था और दूसरा अमीनो एसिड जिसका कि NH2 ग्रुप था, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया और बन गया है CONH बॉन्ड। CONH बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड जब 100 मॉलिक्यूल से कम संख्या में अल्फा अमीनो एसिड्स कंबाइन कर लेते हैं तो बॉन्ड बनता है बीच में पेप्टाइड बॉन्ड सभी के बीच में, तो इसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, यानी कि 100 पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए अमीनो एसिड्स। टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एक तो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो कि हमारे लिए जरूरी हैं, या कह सकते हैं नॉन डिस्पेंसेबल जो हमारी बॉडी डिस्पेंस नहीं कर रही है, बना नहीं रही है, हमारी बॉडी में अपने आप से नहीं बनते हैं, वो सब कहलाते हैं इसेंशियल। मीन्स ये हमें डाइट में लेने होंगे। और टोटल 10 अल्फा अमीनो एसिड्स इसेंशियल हैं। दूसरे आते हैं नॉन इसेंशियल और डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल मीन्स हमारी बॉडी डिस्पेंस कर रही है, बना रही है, इसलिए ये बाहर से लेना जरूरी नहीं है। तो ये भी 10 नंबर्स में है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप, यानी कि एक दूसरे के कंपैरिजन में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं और कितने अमीनो ग्रुप हैं, उसके बेस पर एसिड अमीनो एसिड की नेचर बन जाती है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो एसिडिक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की नंबर NH2 ग्रुप से ज्यादा है। एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, यू कैन लर्न। बेसिक अमीनो एसिड जिनमें अमीनो ग्रुप की संख्या COOH ग्रुप से ज्यादा है, तो ये बेसिक नेचर के हो जाते हैं क्योंकि बेसिक ग्रुप ज्यादा है। लाइसिन, न्यूट्रल अमीनो एसिड जिनमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की नंबर्स इक्वल है, इसलिए मॉलिक्यूल होंगे न्यूट्रल। जीटर आयन यह एक नई टर्म है। जब एक ही मॉलिक्यूल में एसिडिक और बेसिक ग्रुप दोनों हों तो एसिडिक ग्रुप का जो प्रोटॉन है वो ट्रांसफर हो जाता है बेसिक ग्रुप के पास। तो इस तरह से एक कैटायनिक ग्रुप और एक एनायनिक ग्रुप एक साथ बन जाते हैं और इसको हम कहते हैं डाइपोलर मॉलिक्यूल और ज्यूटर आयन। ये एक इनर सॉल्ट की फॉर्म में होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है सेम मॉलिक्यूल में, और इसलिए ये काफी स्टेबल हो जाते हैं।
प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड अभी हमने पढ़े थे, जब 100 से कम संख्या में अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं, लेकिन जब नंबर्स 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उन्हें हम प्रोटीन्स कहेंगे। तो अमीनो एसिड्स आर मोर देन 100 तब बन जाता है ये प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब हमें इसका स्टडी करना है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम 4 लेवल्स में स्टडी कर सकते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं किसी प्रोटीन में, कितने नंबर हैं हर एक अमीनो एसिड के लिए, उनकी सीक्वेंस क्या है, टर्मिनल अमीनो एसिड्स कौन से हैं, और इस सब स्ट्रक्चर का स्टडी करना कहलाता है, ये सब लेवलिंग कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी सबसे पहले किस तरह से अमीनो एसिड जुड़े, कितने नंबर में जुड़े, कितने सीक्वेंस में जुड़े, और बनाई उन्होंने एक पूरी चेन, जैसे कि मोतियों की माला होती है, जैसे गार्लैंड होती है, उसी तरह से एक चेन बनती जा रही है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इंसुलिन नाम का जो फर्स्ट प्रोटीन था उसको स्टडी किया गया फ्रेडरिक सेंगर द्वारा, और उन्होंने पाया कि इंसुलिन में 51 नंबर अल्फा अमीनो एसिड्स के प्रेजेंट है, यानी कि उनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। तो 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनमें से टोटल 51 नंबर्स इंसुलिन में प्रेजेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे स्टडी करेंगे? तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी थी, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन 2 तरीके से आपस में कॉइल अप हो सकती है। एक है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, राइट हैंडेड स्ट्रक्चर। हाथ देख रहे हैं स्लाइड में कि अगर हम हाथ को सामने रखेंगे तो हमारी जो उंगलियां हैं वो राइट साइड को होंगी और उस तरह से ये घूमता है। इसका जो स्पाइरल बनता है, रिंग बनती है, ट्विस्ट कर जाता है, वो राइट हैंडेड बनता है। और ये जो स्पाइरल्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, ये कहलाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। दूसरे टाइप का बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है, जो कि सेकेंडरी टाइप का है। इस टाइप में कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जिनमें कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हो जाती है और फिर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, और यही जो शीट्स टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं ये पूरे ट्विस्ट हो जाते हैं और बना देते हैं पाइप टाइप स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर, और ये कहलाता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो ये दिया गया था लिनस पॉलिंग के द्वारा 1951 में। टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। किसका? पॉलीपेप्टाइड चेन्स का स्पेस में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, यानी कि XYZ एक्सिस तीनों में वो बॉन्डेड है। और ये एक तरह से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि बैकबोन का काम करती है विद 1 मोर प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसके साथ ही साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ साथ उसमें कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जुड़े रहते हैं, जो कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है। जो डिटरमाइन किया गया टर्शियरी स्ट्रक्चर वो था पेरूज कैंड्रियो द्वारा, और हीमोग्लोबिन के लिए इसको स्टडी किया गया। इसके लिए उसको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं राइट साइड कि इसमें कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन है, कुछ अल्फा हेलिक्स फॉर्म है, और कुछ है इसमें बीटा प्लेटेड शीट फॉर्म। तो इस तरीके से ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशल अरेंजमेंट है प्रोटीन का, सब यूनिट्स का विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, और ये सब एग्रीगेट हो जाता है एक साथ, बिल्कुल स्फेरॉइडल फॉर्म ले लेता है। फोल्डिंग इस तरह से होती है कि जो आउटर पार्ट है फोल्ड का उसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ऐसे ग्रुप वहां बाहर की तरफ प्रेजेंट है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में, जिससे कि वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। एग्जांपल हीमोग्लोबिन है। मेन फोर्सेस विच स्टेबलाइज सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन।
सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर में उनको जोड़ने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए जो बॉन्डेड हैं, बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड है, एस एस लिंकेज, वॉन डर वाल्स फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये चारों आपको याद रखने होंगे। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब अपीयरेंस के बेस पर देखने में कैसे लगते हैं, किस तरह से अरेंज्ड हैं। प्रोटीन दो तरह के बताए गए हैं, फाइब्रस प्रोटीन जो कि इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये वाटर इंसॉल्युबल हैं। कोलेजन एंड केराटिन जो बालों में प्रोटीन है, बालों में, हेयर्स में, वो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। बॉइल्ड एग, और एग को बॉयल करने के बाद उसको जो हम फाइबर्स की तरह हमें दिखाई देते हैं उसके अंदर, वो भी फाइब्रस प्रोटीन बन जाती है। ग्लोबुलर प्रोटीन ये स्फेरॉइडल है और स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर इस तरह बनता है कि जो आउटर सरफेस है वहां पर पोलर ग्रुप हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ और इसलिए उसमें सोल्युबल हो जाते हैं। तो एग की जो प्रोटीन है, रॉ एग है जो, उसमें ग्लोबुलर फॉर्म है, जब उसको हम बॉयल कर देते हैं तो वो बन जाती है फाइब्रस प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोटीन की नेचर को खत्म करना। तो प्रोटीन की अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उनकी यूनिक फंक्शंस हैं, यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसे बोलते हैं हम नेटिव प्रोटीन, जैसे स्फीरॉइडल हो या फाइब्रस हो। लेकिन अगर हम प्रोटीन को फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बदल जाती हैं हीट करने पर, सनलाइट को एक्सपोज करने पर या फिर केमिकल्स के द्वारा, तो क्वालिटीज बदलना कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। और इसका एक एग्जांपल है कि ग्लोबुलर प्रोटीन को, जो कि एग के अंदर प्रेजेंट है, जब हम एग को बॉयल करते हैं या सिंपल सनलाइट में वो काफी टाइम तक रहता है तो वो अलग टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि फाइब्रस प्रोटीन कहलाती है। अब आता है एक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि अमीनो एसिड तीन तरह के हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन NH2 और COH ग्रुप। तो NH2 ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होगा, कैटायनिक फॉर्म होगी, और जो COH ग्रुप अगर एक्स्ट्रा है तो वो एनायनिक फॉर्म होगी, यानी कि नेगेटिव फॉर्म होगी, एसिडिक ग्रुप होगा। तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं सोल्यूशन को, तो प्रोटीन्स या तो एक इलेक्ट्रोड की तरफ या दूसरे की तरफ मूव कर जाती हैं ड्यू टू देयर NH2 और COH ग्रुप। लेकिन एक ऐसे pH है जिस पर भी कोई भी अमीनो एसिड किधर को भी मूव नहीं करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, तो उस pH को हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। यानी कि हम एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन मिलकर pH बना रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, जिसपे कोई भी प्रोटीन मोलिक्यूल का मूवमेंट नहीं होगा इलेक्ट्रोड्स की तरफ, कहलाता है आइसोइलेक्ट्रिक pH और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब नेक्स्ट कंपाउंड्स आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नेक्स्ट टाइप कंपाउंड्स हैं, मेनली ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, एसिडिक नेचर है और ये कंपाउंड्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर, जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ले जाने के लिए। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए गए हैं, DNA एंड RNA। इनकी कंप्लीट फॉर्म याद कर सकते हैं, 2-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सभी पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। क्या है ये न्यूक्लियोटाइड्स? तो जो इनकी न्यूक्लिक एसिड्स की बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड तीन तरह के मॉलिक्यूल से बनता है। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस होते हैं कुछ, आप केवल इसको तो पहले समझ लीजिए, नाइट्रोजनस बेस नाम है। सेकंड होती है शुगर। शुगर दो टाइप की हो सकती है, डीऑक्सीराइबो शुगर DNA में होती है, जबकि राइबो शुगर होती है RNA में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और होते हैं फास्फोरिक एसिड, मे बी 1, 2 और 3। तो पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी, और इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो बने होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, साथ ही साथ दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, उन्हें कहते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस क्या है? दो तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए गए हैं, आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन नाम जरूर याद रखेंगे। एक है डबल रिंग वाले प्यूरिन्स
और एक है सिंगल रिंग वाले पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स दो टाइप के हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन्स 3 तरह के हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। प्यूरिन्स आरएनए डीएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जबकि पिरिमिडीन्स कोई भी 2 रहते हैं, डीएनए में रहेगा थाइमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में होगा साइटोसिन एंड यूरेसिल। यहाँ पर आरएनए में थाइमिन नहीं होगा, डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड में केवल नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, राइबोज शुगर है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड में इन दोनों के साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल कम से कम एक प्रेजेंट होगा, तो उन्हें बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। जैसे 1 फॉस्फोरिक एसिड तो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, अगर 2 फॉस्फोरिक एसिड तो 2 डाइफॉस्फेट, 3 तो ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जब डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनके अंदर जो इनके स्ट्रैंड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर, उसमें साइटोसिन और ग्वानिन सामने आते हैं और उनमें बनते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 चेन आपस में जुड़ जाएंगी। दूसरी तरफ थाइमिन जो टी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो एडेनिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो उसके साथ में जुड़ जाता है। इसलिए जी और सी, ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, एडिनोसिन एडेनिन और थाइमिन में बनेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। बेस पेयरिंग होगी सी जी एंड ए टी, सी जी एंड ए टी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो आपस में जुड़े हुए हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में कौन सा लिंकेज होता है, जिनमें कि कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 3 पेंटोज शुगर पर जुड़े रहते हैं फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स, और पूरी चेन इसमें बनती चली जाती है। तो स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो बैकबोन है उसमें शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, और हर एक शुगर के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लिक एसिड में सेकेंडरी, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर जब एक चेन बन रही है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बन सकता है मॉडिफिकेशन के द्वारा, और वे डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे के साथ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन से। यानी कि जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 5 अगर एक हेलिक्स में है, एक स्ट्रैंड में है, तो उसका 3 नंबर दूसरे स्ट्रैंड में उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन चलते हुए साथ साथ चलते हैं। इसे हम कहते हैं वॉटसन। किसके द्वारा दिया गया? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक्स द्वारा। वॉटसन क्रिक्स नाम याद कर सकते हैं आप। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का इनके द्वारा दिखाया गया। यहाँ नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। शुगर का नाम है 2-डीऑक्सीराइबो शुगर। हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट सारे आरएनए से डिफरेंस के लिए भी लिए जा सकते हैं। ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंस पॉइंट्स फॉर आरएनए एंड डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए जो है, इसमें सिंगल हेलिक्स रहता है, केवल एक स्ट्रैंड रहता है, लेकिन यही स्ट्रैंड अपने ही चारों तरफ फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होते टाइम इसका जो जहां से ये फोल्ड होगा वहां पर नेचर ऑफ कार्बन जो कि फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ी हुई है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये चीज ना डिटेल आप याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बट ये सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है, यहाँ थाइमिन नहीं है। शुगर जो है पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर उसका नाम है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करते हैं और साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में नहीं होते हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंस दोनों आ गए इसके अंदर। एक टर्म है यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या है रेप्लिकेशन? डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, और ये स्ट्रैंड जब अलग अलग हो जाते हैं
तो सेल में अलग अलग जो दो स्ट्रैंड पहुंचते हैं वो अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। इसी को कहते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो जैसे एक स्ट्रैंड है जिसमें कि एक सीक्वेंस दी गई है AGCTG तो उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो कैसे सेल में से कलेक्ट करेंगे किन मॉलिक्यूल्स को, ए करेगा टी को, जी सी को, सी जी को, तो टी की जगह ए, जी के सामने सी, सी के सामने जी। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक स्ट्रैंड दिया गया है डीएनए का, तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होगा। अब यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कुछ शॉर्ट में। कोडोन, जीन, जेनेटिक कोड क्या है सब ये। कोडोन का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनमें कि नाइट्रोजनस बेस है उसके बेस पर न्यूक्लियोटाइड्स के नाम होते हैं, जैसे एडिनोसिन, गुआनिसिन, थाइमिडीन। तो इन ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तीन तीन नाइट्रोजनस बेस वाले जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में एक सेट बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, और इनको हम कहते हैं कोडोन। ये जो कोडोन है ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स के लिए फिक्स है। टोटल कोडोन बन सकते हैं क्योंकि 4 टाइप के हमारे पास नाइट्रोजन बेस है, तो टोटल 64 कोडोन बने सकते हैं। उनमें से 3 ऐसे हैं जो केवल उन अमीनो एसिड्स को ही बॉन्ड बना के प्रोटीन बनाते हैं जो टर्मिनल एंड पर होंगे, जबकि 61 ऐसे होंगे जो कि बीच में कहीं पर भी पूरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में आ सकते हैं। प्रोटीन के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जीन्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स की क्या सीक्वेंस है डीएनए में, पर्टिकुलर प्रोटीन में। जैसे हर एक पर्सन का जो डीएनए डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यानी एडिनोसिन का, एडेनिन का, गुआनिन का, थाइमिन का, इनकी सीक्वेंस भी डिफरेंट होती है। तो ये सीक्वेंस ही कहलाती है जीन, और इसी के कारण जेनेटिक कैरेक्टर्स अलग अलग चलते हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ साथ चलते हैं। जेनेटिक कोड ये है, बताता है रिलेशन कि जो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट है और वो किस अमीनो एसिड के लिए फिक्स है, किस अमीनो एसिड पर वर्क करेगा, वो कहलाता है जेनेटिक कोड। यानी कि 20 अमीनो एसिड हैं टोटल, उनमें से किस अमीनो एसिड के लिए कौन से 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट यूज होगा। जेनेटिक कोड डीजेनरेट नेचर के होते हैं। डीजेनरेट नेचर का मतलब ये है कि क्योंकि टोटल हमारे पास 64 कोडोन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, और हमारे पास अमीनो एसिड है केवल 20, इसका मतलब एक से ज्यादा कोडोन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए यूज किए जा सकते हैं, उसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो ये लैंग्वेज कहलाती है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आती है, और ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ही अलग अलग अमीनो एसिड्स को लेकर वो राइबोसोम्स पे छोड़ते हैं, वहां जाके अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और ये ट्रिपलेट कोड अलग हो जाता है। तो इस तरह से पूरी सीक्वेंस बन जाती है अमीनो एसिड्स की और बन जाती है एक प्रोटीन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप उसको देख सकते हैं। जिस तरह से सभी के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ऐसे ही डीएनए भी सभी के यूनिक होते हैं और हर एक सेल में फिक्स होते हैं, किसी दूसरे के से मिलते नहीं है। तो आजकल फिंगरप्रिंटिंग के बजाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज की जाती है, जो कि फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में यूज होती है क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन की पैटर्निटी को पहचानने के लिए, उनके माता पिता कौन है, आइडेंटिफाई करने के लिए डेड बॉडीज जो मिलती है एक्सीडेंट्स में, उनके डीएनए कंपेयर किए जाते हैं पेरेंट्स से या चिल्ड्रन से। तो ये उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है, क्योंकि पेरेंट्स और बच्चों के फिंगरप्रिंट सेम होते हैं, और जो क्रिमिनल हैं और उनके जो डीएनए हैं वो किसी और से नहीं मिलते हैं, इसलिए क्रिमिनल्स की पहचान भी इससे हो सकती है। बच्चे खो जाते हैं, दो मदर या दो पेरेंट्स आके क्लेम करते हैं सेम बच्चे के लिए, तो डीएनए टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा किसका है। विटामिन्स। विटामिन्स भी बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि केमिकल नेचर के हैं, एंड दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। विटामिन्स 2 टाइप के हैं, वाटर इनसॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी।
साथ साथ वाटर इंसॉल्युबल हैं विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन सी एंड बी क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं तो ये हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते रहते हैं, तो हमें रेगुलरली इनको लेना पड़ता है, बॉडी को सप्लाई करना पड़ता है क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। एंड एविटामिनोसिस मीन्स कंडीशन ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी। अगर विटामिन की कमी हो जाए बॉडी में तो कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, कोई ना कोई डिजीज हो जाती है, और इसकी कमी को ही कहते हैं एविटामिनोसिस। जैसे एग्जांपल है, कितने हमारे सामने विटामिन हैं। विटामिन ए में की कमी से जीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। विटामिन B1 से बेरीबेरी। विटामिन B6 की कमी से होता है नर्वसनेस। विटामिन B12 की कमी से होता है परनीशियस एनीमिया। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। गम्स और जो टीथ हैं वो लूज होने लगते हैं, और जो माउथ के किनारे हैं वो कटने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बोन्स की वीकनेस आ जाती है। विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी और इम्पोर्टेंस होती है, बांझपन। विटामिन के की कमी से हिमोरेज होता है, यानी कि अगर ब्लड एक बार बॉडी से कट लगने के कारण बहना शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है, बहता ही रहता है, उसमें क्लोटिंग की क्वालिटी खत्म हो जाती है। विटामिन एच जो कि पैरालिसिस और एर्मेटिटिस के लिए यूज हो है कि बीमारी दे सकता है, इसकी कमी। विटामिन Q12 होता है एक, जो कि है लोअर इम्यूनिटी अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। तो इस तरीके से इन सभी विटामिन के जो सोर्सेज हैं उनको हमें लेना चाहिए और इन बीमारियों से बचना चाहिए। तो ये था कंप्लीट पोर्शन पार्ट 2 फॉर बायोमोलिक्यूल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, और आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक यूजफुल मटेरियल पहुंचता रहे और हम आपको आपकी स्टडीज में हेल्प कर सकें। थैंक यू।